हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास ऑफ द डे। गाइस, आज की क्लास में हम ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इससे संबंधित टॉपिक पर कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? बताएंगे, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक क्षेत्र में अधिक पड़ा था दोस्तों। आर्थिक क्षेत्र में इसका प्रभाव अधिक पड़ा था। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक प्रभाव में इसका अधिक प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ये दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दिया था? अनिष्टों का अनिष्ट, इसका जवाब देंगे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये धन के निकास में। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी? धन के निकास से संबंधी बात को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अंग्रेजों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? इसका कारण था दोस्तों भारी उद्योगों का अभाव, अर्थात भारी उद्योगों के अभाव के कारण ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बेचने की अनुमति मिली? कौन सन में मिली दोस्तों? ये मिली थी 1833 में। तो 1833 में ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम भारत में भूमि खरीदने एवं बेचने की अनुमति मिली थी 1833 में दोस्तों, 1833 में। अगला प्रश्न है। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वो किसके बीच थी? वो थी दोस्तों कलकत्ता और आगरा के मध्य में। तो कलकत्ता और आगरा के मध्य में वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की थी कलकत्ता से आगरा के लिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। कब खो दिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था दोस्तों। ये हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। अगला प्रश्न है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का दोस्तों मैग्ना कार्टा वुंड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। डिस्पैच वुंड के घोषणा पत्र को कहा जाता है, जो कि 1854 में आया था। 1854 के वुंड के घोषणा पत्र को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी, ताकि वे बड़े पोस्ट पर तो अपने ब्रिटेन से आए हुए अंग्रेजों को रखते थे, लेकिन छोटे पद पर इतनी संख्या में वहाँ से बुलाना अधिक उचित नहीं था, क्योंकि वहाँ भी उतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं थी। तो उनको भारतीयों से काम निकलवाना होता था, जिस कारण से वो चाहते थे कि भारतीयों को भी थोड़ा शिक्षित करके उनको भी छोटे छोटे पदों पर रख करके उनसे भी काम लिया जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने शिक्षा पर भी जोर दिया था। अगला प्रश्न है। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? ये हुआ था दोस्तों मुंबई और ठाणे के बीच में। याद होगा आपको, मुंबई और ठाणे के बीच में पहली बार रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है।
अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, ये कथन किसका है? दोस्तों ये कथन है कार्ल मार्क्स का कथन है। दोस्तों कार्ल मार्क्स ने कहा था अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के हथकरघों को तोड़ डाला और करघे को भी नष्ट कर दिया था, ये कथन था कार्ल मार्क्स का। अगला क्वेश्चन है किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी थी? किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत कहा था? दोस्तों कार्ल मार्क्स ने ही कहा था। कार्ल मार्क्स ने रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? जूट, कोयला, लोहा इस्पात, मशीनों के पुर्जे, सूती कपड़े, इनमें से कौन कौन से थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। ये जूट का निर्माण, कोयले का निर्माण, लोहे का निर्माण और सूती वस्त्र का निर्माण, ये सब अंग्रेजों ने भारत में ही विकसित किए थे। लेकिन जो मशीनों के कल पुर्जे थे दोस्तों वो अपने यहाँ से लाते थे, बाहर से मंगवाते थे। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा इसका जॉर्ज क्लार्क ने दोस्तों। तो जॉर्ज क्लार्क ने भारत में प्रथम रेल लाइन बिछवाई थी, जॉर्ज क्लार्क ने। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, कहाँ पर लागू किया गया था दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों? 1850 ईस्वी में। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना 1850 ईस्वी में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में सबसे पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों? बिहार में हुई थी, याद रखिएगा। बिहार में आधुनिक लोहा इस्पात का उद्योग सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया, यह कथन किसने कहा था? एक बार फिर प्रश्न को रिपीट करता हूँ। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, अर्थात दूर दूर तक रेलवे लाइन बिछा दी गई थी जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया, ये कथन किसने कहा था दोस्तों? तो ये कथन हो जाएगा बुकानन ने कहा था ये सारी बातें। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार दोस्तों। बिहार अंग्रेजी शासन काल में अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बिहार अफीम उत्पादन। अगला क्वेश्चन है भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था दोस्तों, बताएंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था दोस्तों भारतीय तथा यूरोपियन लोगों की अदालतों की दंडित अधिकारिता में बराबरी को रोकना था। जो एक प्रकार से बराबर का दंड मिलता था उसको रोकना, भारतीयों पर अधिक दंड थोपना, यूरोपियों पर कम दंड थोपना, ये उसका इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रस्तुत किया दोस्तों।
गोपाल कृष्ण गोखले। तो क्वेश्चन बनता है, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का विधेयक इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको प्रस्तुत किया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को खोज लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। यह उक्ति किसकी है दोस्तों? तो ये दोस्तों यह उक्ति है जॉन सुल्लिवान का। जॉन सुल्लिवान के अनुसार हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। मतलब एक प्रकार से स्पंज या सोख्ते की तरह है, जो हमारे भारतवर्ष से अच्छी चीज़ों को छान लेती है और जा कर के ब्रिटेन में गिरा देती है। यह कहने का तात्पर्य था। यह कथन किसका था? जॉन सुल्लिवान का कथन था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया था दोस्तों? तो इनमें से था चाय का व्यापार, केवल कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका आर्थिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817, जो कि पाश्चात्य पद्धति के उच्च शिक्षा देने वाले कॉलेज के आधार पर था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, इसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी? इसकी स्थापना की थी डेविड हेयर ने दोस्तों। डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 की स्थापना की थी, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का काम करता था। धार्मिक व्यवस्था से कोई संबंध नहीं था। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी दोस्तों? प्लासी के युद्ध के पश्चात। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था ना। प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की लूट शुरू हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है आपका, भारत में औद्योगिकरण या प्राको-औद्योगिकरण की अवधि थी, कब से कब तक इसकी अवधि थी दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1800 से लेकर 1850 ईस्वी तक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुंबई में, जिसको पहले हम बम्बई के नाम से जानते थे, मुंबई। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका क्या कारण था दोस्तों? इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण न होना। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण न होना, इसलिए जमींदार पट्टा जारी करने के बजाय उसको मालिकाना हक साबित करने लगे, उस पर खुद अपना अधिकार कर लिए थे और उसको दूसरों को दे करके उससे अच्छा मुनाफा कमाने लगे थे। आगे बढ़ते हैं। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट का प्रारंभ कब से हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1925 से हुआ था दोस्तों। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट 1925 से लागू होना शुरू हुआ। पहले सबका एक साथ लागू होता था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा भारतीय सामंतवाद का विनाश। भारतीय सामंतवाद का विनाश ही दोस्तों एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था। भारतीय व्यापार का विनाश, भारतीय कृषि का विनाश, भारतीय उद्योगों का विनाश और भारतीय सामंतवाद का विनाश। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? भारतीय उपनिवेशी शासन का परिणाम कौन सा नहीं था पूछ रहा है दोस्तों? तो सामंतवाद का विनाश। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर थॉमस मुनरो किस भू-राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे दोस्तों? तो ये थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त से दोस्तों। रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित सर थॉमस मुनरो
भू राजस्व से संबंधित थे, रैयत। चलो, भारत पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी दोस्तों? महालवाड़ी प्रथा पहली बार औपचारिक रूप से 1822 ईस्वी में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था दोस्तों? तो ये सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने, अन ब्रिटिश, दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ किया था दोस्तों? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर ने किया था दोस्तों। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेलवे की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के क्या कारण थे दोस्तों? ऊपरी सभी कारण थे, जैसे इंग्लैंड के आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर, अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, ये सभी कारण थे भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 और 43 में कहाँ पर पड़ा था दोस्तों? बंगाल में पड़ा था। इसीलिए बहुत सारे लोग बंगाल से फिर उत्तर भारत की तरफ स्थापित हो गए थे। तो 20वीं शताब्दी में के पूर्वार्ध में देश का सबसे भीषण अकाल 1942 और 43 में बंगाल पर पड़ा था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए थे उनमें शामिल थे, कौन कौन शामिल थे दोस्तों? इसमें देखो ऑप्शन है, बंगाल शामिल था, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? इनमें से सारे विकल्प सही हैं। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये सभी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास का उत्तरी जिले और बनारस, ये सभी स्थायी बंदोबस्त क्षेत्रों में लागू किए गए थे। ये सभी इनमें शामिल थे। आगे बढ़ते हैं, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में इस्पात का प्रारंभ दोस्तों 1913 में हुआ था। 1913 में भारत में इस्पात उत्पादन का सर्वप्रथम उत्पादन शुरू हुआ था। किसके द्वारा? बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। कहाँ पर? बंगाल और बिहार। आगे बढ़ते हैं, 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष था दोस्तों एम विश्वेश्वरैया। 1925 में भारत सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष थे एम विश्वेश्वरैया। आगे बढ़ते हैं, समस्त अंग्रेजी भारत किस सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी? क्या व्यवस्था थी दोस्तों? रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। क्या व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, एक प्रकार की व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी पर भू राजस्व व्यवस्था भारत की कुल भूमि का 51% भूमि पर थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी दोस्तों? तो रिसरा में स्थापित की गई थी दोस्तों, जो कि बंगाल प्रांत में है। आगे बढ़ते हैं, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू जी का है दोस्तों। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन है नेहरू जी का। अगला प्रश्न है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रमेश चंद्र दत्त हैं दोस्तों। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं रमेश चंद्र दत्त। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को केवल उसे पाश्चात्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? किस भाषा को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अंग्रेजी माध्यम को स्वीकार किया गया दोस्तों, अंग्रेजी माध्यम को। आगे बढ़ते हैं, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था?
लॉर्ड मेयो के समय में दोस्तों, लॉर्ड मेयो के समय में भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में की गई थी? लॉर्ड मेयो के समय में दोस्तों। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी दोस्तों? लॉर्ड मेयो के समय में। दोस्तों अगर प्रश्नों का संग्रह अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। भारत में उपनिवेशी काल में लिटली आयोग 1929 का क्या उद्देश्य था दोस्तों? इसका उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। याद रखिएगा, पहली बात तो लिटली आयोग कब आया था दोस्तों? ये आया था 1929 ईस्वी में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लागत या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना पड़ता था दोस्तों? 89% राज्यों को देना पड़ता था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को जाता है। चार्ल्स ग्रांट भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता माने जाते हैं। चार्ल्स ग्रांट याद रखिएगा, आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपहरण ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपहरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने बताया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक उपयोग या आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1916 में। 1916 में सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जन साधारण पर पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अधोमुखी नियंत्रण सिद्धांत। इसमें कहा गया था कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाए, जिससे धीरे धीरे छन छन करके ये निम्न वर्ग तक कुछ न कुछ इसका अंश पहुंचेगा, जो कि सही नहीं था। अधोमुखी नियंत्रण सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1907 में दोस्तों। 1907 में पहला औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई। ये किसका कथन है? ये कथन है दोस्तों विलियम बेंटिंग का, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कथन, जिन्होंने सती प्रथा पर बहुत बड़ा सहयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता या फेमिन कोड कब प्रचारित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1883 में दोस्तों। 1883 में इसको पास किया गया था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक का नाम बताइए। दीनबंधु मित्र इसके लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? जमींदारों ने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत में रेलवे के निर्माण के क्या कारण थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत में रेलवे के निर्माण के क्या कारण थे?
इसका विकल्प है ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति। सही बात है। विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना। हाँ। आंतरिक विद्रोह या बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन, ये कारण था। सारे कारण उपयुक्त लगते हैं ना, वो सभी कारण थे इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? 1793 ईस्वी में लागू किया था। 1793 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों की अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? बताइए दोस्तों। मद्रास, इसका सही उत्तर हो जाएगा मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके संबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक, जिसका नाम था दोस्तों अवध कमर्शियल बैंक। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल थे मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी पंजाब, असम और कुर्ग। इनमें से कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? तो इनमें से सारे विकल्प सही हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि रैयतवाड़ी व्यवस्था इन क्षेत्रों में लागू थी। मद्रास में प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी में, मुंबई प्रेसिडेंसी में, पूर्वी पंजाब, पूर्वी बंगाल में, असम में और कुर्ग में लागू थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दहसाला व्यवस्था। दहसाला व्यवस्था वो व्यवस्था थी जो ब्रिटिश काल में भारत में भू राजस्व व्यवस्था के रूप में नहीं अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का अपवर्त किसे कहा गया? उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना गया दोस्तों? भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक मार्टिन वर्थ को माना गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वायनाड जनपद में। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान वायनाड जनपद में लगाए गए थे। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारक थे? तो दोस्तों इसके लिए उत्तरदायी कारक थे ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। 18वीं शताब्दी में बंगाल के वस्त्र उद्योग के पतन के लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर अत्यधिक तटकर लगाना। आगे बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी दोस्तों? 1820 ईस्वी में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में लागू की गई थी। चलो आगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने 69 क्वेश्चंस को हल किया, समझा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक पर फिर एक नई वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें हम उस टॉपिक से रिलेटेड लगभग सारे प्रश्नों का हल लेकर आते हैं। क्विज टाइप में भी होता है, आपको कुछ सेकंड का समय भी मिलता है, और साथ में अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती तो आप इसको एक बार दो बार रिप्ले करके भी देख सकते हैं, स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।